स्वागत है। 26 दिसंबर 2025 को यशोभूमि IICC द्वारका में एक दिव्य और अविस्मरणीय संगीतमय आयोजन रिदम ऑफ यूनिवर्स सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु शिवयोग ईशान शिवानंद जी के मार्गदर्शन में आयोजित इस अनोखे कार्यक्रम ने हजारों साधकों और दर्शकों को एक आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ दिया। यह सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जहां ध्वनि, मन और चेतना एक साथ प्रवाहित होती नजर आई। पूरा सभागार सकारात्मक ऊर्जा, ध्यान और ब्रह्मांडीय संगीत से गूंज उठा। हर चेहरा शांति, हर मन आत्मिक आनंद से भरा हुआ था। रिदम ऑफ यूनिवर्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब संगीत और साधना मिलते हैं तो आत्मा स्वयं से संवाद करती है। संचार न्यूज से निखिल कुमार की खास रिपोर्ट। जुड़े रहें और देखते रहें संचार न्यूज। ओके, नमस्कार। हम हैं दिल्ली के द्वारका में। स्वागत है हमारे चैनल में डॉक्टर ईशान शिवानंद जी के साथ। तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। लगभग 6000 लोगों ने भाग लिया और डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स के लोग थे, लगभग नियर अबाउट 15 कंट्रीज़। तो मैं अब सर से सवाल करूँगा कि आप सुबह से और जो सेशन, इतना लंबा सेशन आपने लिया, स्टार्ट किया, तो इसको आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? जी, एक स्ट्रक्चर है सेशन का। बहुत बार लोग सोचते हैं कि जब हम ध्यान साधना की बात कर रहे हैं तो जाएंगे मत्था टेकाएंगे, लेकिन अगर हमें सही मायने में खुद को बदलना है, क्योंकि देखो कृपा हमने ले ली लेकिन हमने कर्म तो नहीं बदला। और कितनी भी कृपा लेंगे, बाहर जाएंगे, गलत कर्म करेंगे, सारी कृपा बह जाएगी। तो हमें अपनी प्रकृति को बदलना है और प्रकृति को बदलने के लिए साधना होती है। तो जब मैं लोगों को यहाँ पे बुलाता हूँ, यहाँ पर बिठाता हूँ, तो जो एक प्रोटोकॉल है ऋषि मुनियों का, संतों का, जो प्रोटोकॉल गुरुकुल में पहले सिखाया जाए, तो लोग अपना काम काज छोड़ के जब यहाँ आते हैं, शिविर में बैठते हैं, तो वो उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और इसलिए जो चेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। और यही मैं चाहता हूँ, क्वालिटेटिव लिविंग थ्रू द ग्रेस ऑफ सनातन धर्म। आपका जो प्रोग्राम है, जिसका बहुत फेमस भी हुआ, कायाकल्प के बारे में, और जो कि ब्रीथ वर्क है, तो हम भी जानना चाहेंगे और लोग भी जानना चाहेंगे पीपल्स कि ये कैसे और मतलब काम करता है, लोगों को इससे कैसे फ़र्क पड़ता है? देखिए, लॉन्जिटिविटी पे आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, क्योंकि एक ज़माना था जब दो ही तबके के लोग होते थे, एक राजा और एक पेजेंट्स। और जो पेजेंट्स था उनका काम था तब तक काम करो जब तक मर नहीं जाते। राजा लोग भोगते थे तब तक खाओ जब तक मर नहीं जाते। तो बहुत जल्दी मरते थे दोनों लोग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। अब जो है मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ रही है और शायद ये पहली पीढ़ी है जिसमें जो नौजवान है उसको इतने सारे बुड्ढों का भार झेलना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस की वजह से अब हर आदमी 60-70 तक जी रहा है। और क्योंकि अब हर आदमी 60-70 तक जी रहा है, तो एक क्वेश्चन है कि एक आदमी का बुढ़ापा इतना इतना दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि एक आदमी को आप देखोगे वो 60 का है लेकिन उसके बाल सफ़ेद हो गए, उसने बिस्तर पकड़ लिया, उसका दिमाग डिक्लाइन कर गया। लेकिन दूसरा आदमी 60 का है और पिक्चर में हीरो है और 30 साल की हीरोइन के साथ डांस कर रहा है। जैसे हम बोले भारत, तो छोटा सा शब्द है, लेकिन उसी भारत के अंदर कितनी सारी स्टेट्स हैं, कितनी सारी क्यूजीन्स हैं, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे कल्चर हैं, कितने सारे रिलीजन्स हैं, कितनी सारी कम्युनिटीज़ हैं। ट्रू। उसी तरीके से ब्रेथ वर्क बहुत छोटा है, फिजिकल ब्रेथ वर्क तो और भी छोटा है। लेकिन जब हम ब्रेथ वर्क कहते हैं तो इट्स नॉट ब्रेथ वर्क, इट इज प्राणायाम। प्राणों का संचार करना, हाउ टू ब्रिंग लाइफ फोर्स एनर्जी इनटू योर होल बॉडी, वो है प्राणायाम। उसको अंग्रेजों ने ब्रेथ वर्क करके बड़ा छोटा कर दिया है। तो इसको हम ब्रेथ वर्क ना ही कहें, लेकिन हाँ, जब हम बुजुर्गों के साथ ये ब्रेथ वर्क करते हैं तो कोशिश यही रहती है कि लो इम्पैक्ट टू नो इम्पैक्ट हो। और ये हम क्यों करते हैं और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारी साधनाएं हैं वो एविडेंस बेस्ड है जी। क्योंकि एक तो है कि जो साधना है वो कल्चरली चली आ रही है, हमने इनहेरिट की, और अच्छा है वो धर्म, उसको हम कहते हैं परंपरा। और मैं शिवयोग परंपरा से हूँ। तो जब मैं छोटा था मेरे गुरु से मुझे बहुत कुछ मिला शिवयोग परंपरा में, जो वो बताते हैं कि हमारे गुरु भगवान दत्तात्रेय को महादेव ने दक्षिणामूर्ति स्वरूप में दिया। लेकिन जब मैं इस परंपरा को दुनिया में लेकर के गया तो जो हमारे ही कल्चर के नौजवान थे वो स्केप्टिकल थे, और उन्होंने कहा कि देखो, अगर आपकी परंपरा में इतनी शक्ति है, आपके शास्त्रों का महात्मा खंड इतना बड़ा है, तो आप इस पे वैज्ञानिक शोध करो, हमें डेटा चाहिए, रिसर्च चाहिए।
तो 2019 में मैं अमेरिका गया और 4 साल मैंने वहाँ बैठ के बहुत रिसर्च किया, फुल हाईएस्ट रिगरस साइंटिफिक स्टैंडर्ड से। और हमने फिर ये रिसर्च पेपर, ये डेटा तैयार किया, हमने पब्लिश किए, पीयर रिव्यूड, और योगा जर्नल्स में नहीं, क्योंकि जो योगा जर्नल्स हैं उनकी साइंटिफिक एफिकेसी थोड़ी अभी पहुँचेगी एक स्तर पे। हमने साइकियाट्रिक जर्नल्स में हमारे पेपर्स को पीयर रिव्यूड पब्लिश किया, जिनका हाईएस्ट इम्पैक्ट स्कोर है। तो जो नौजवान भी थे, फिर उनका स्केप्टिसिज्म हटा कि हाँ, ये जो परंपरा है सनातन की, इसमें शक्ति है और ये एविडेंस बेस्ड है। तो जब एविडेंस बेस्ड एक चीज़ होती है तो हम देखते हैं कि उसमें बूढ़ों को कैसे कराना है, बच्चों को कैसे कराना है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक स्टैंडर्ड दैट वी नीड टू मेंटेन, और हम उसी हिसाब से चलते हैं ताकि भला ही हो लोगों का। जैसे कि हमें पता चला कि मेडिटेशन हेल्थ पे काम करते हैं, आप इमोशनली हेल्थ पे काम करते हैं इसमें। और देखा जाए तो योगा के बारे में अगर बात आती है तो लोगों को लगता है कि शरीर का स्ट्रेचिंग के लिए योगा करते हैं। आपने उसका एकदम पूरा परिभाषा बदल दिया। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि योगा जो हम कर रहे हैं, जो आप करा रहे हो योगा, ये कितना अलग है उससे? नहीं, मैंने नहीं बदला, ये यही है। अगर क्योंकि आप देखो, पतंजलि महर्षि के नाम पे योग होता है, तो अगर हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें तो जो इतने सारे आसन हैं, बातचीत ही नहीं है, बस एक शब्द है आसन। आसन। ज़्यादातर जो बातचीत है वो तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात है, वो तो प्रतिप्रसव की बात है, वो तो माइंडसेट की बात है। क्योंकि पतंजलि यही कह रहे हैं, ध्यानाय तत् वृत्तये प्रतिप्रसव्याय सूक्ष्म, की ध्यान के माध्यम से ही हमारी वृत्तियाँ हटेंगी। तो जो एक समझ है कि योग एक बहुत फिजिकल चीज़ है, वो बहुत, आप इतिहास में जाते हैं तो योग भी हमेशा एक विधि थी जिसके माध्यम से अनंत से जुड़ा जाए। तो इट वाज मोर साइकोलॉजिकल, मोर कॉग्निटिव, मोर टू डू विद माइंड। और ये चीज़ अब दुनिया भी देख रही है, क्योंकि दुनिया को दिख रहा है। देखो, शरीर तो बहुत आसानी से लोगों का हम स्वास्थ्य की ओर अग्र कर सकते हैं। जितनी एजुकेशन होगी, जितनी अवेयरनेस होगी, उतने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स डाउन जाएंगे, उतना स्वास्थ्य बढ़ेगा। ऊपर से अब तो नए नए इंजेक्शंस आने शुरू हो गए। अब तो लोग पहले बहुत मोटे होते थे, अब सब GLP-1 पे आके, आप भारत में सेलिब्रिटीज देखो, सब तीली तीली बन गए। तो मेडिकल साइंस बहुत डेवलप कर रही है, लेकिन एक जगह पे जहाँ पे अभी साइंस हमें ज़्यादा समाधान नहीं दे पा रही, वो है मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर हम देखते हैं, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लेकिन मेंटल हेल्थ हैज़ बिकम एबिस्मल। डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, और इसके लिए हमें जो योगिक साइंसेज हैं उनको स्टडी करना है। तो मैं नहीं कह रहा कि योग इज टू डू विद माइंड। हमारे सप्तऋषियों ने ये कहा, हमारे सनातन ने ये कहा। आई एम जस्ट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मेथडोलॉजीज, जो प्राचीन है, जो परंपरा है, मैं उस पर चल रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं कि आई एम अ ट्रेडिशनलिस्ट। जो फिजिकल है वो थोड़ा मॉडर्न है, वो पिछले 50 साल में सब गोरे गोरे इंडिया आए, सबने एक्सरसाइज वगैरह करनी शुरू की, दैट इज मॉडर्न, बट व्हाट वी आर डूइंग इज ट्रेडिशनल। आपने आपने अंतर्राष्ट्रीय इतना फेमस करा, पूरा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे आप फेमस है योगा के बारे में। तो जब आप देखते हैं भारत का जब नाम आप इतना रोशन कर रहे हैं वहाँ पर, तो मतलब कैसा लगता है उस वक्त आपको कि आप इतने देशों में जा रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और योगा को आप इतना बड़ा और लेवल दे रहे हैं प्रॉपर? मुझे अच्छा लगता है, और इस पर अभी और काम भी करना है। क्योंकि अगर आप देखें, हमारा ज्ञान बाहर जाता है, पेटेंट होता है, मोनेटाइज होता है, और फिर घूम फिर के हमारे पास आता है। मैंने इसका उदाहरण बहुत बार दिया। मैं कहता हूँ कि अभी हम जूम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम अभी आईफोन पे इंटरव्यू हो रहा है, तो अगर हम आईफोन यूज़ करते हैं, हमें iOS के लिए एप्पल को पैसे देने पड़ते हैं, है ना? ट्रू। अगर हम जूम का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जूम को पैसे देने, लाइसेंसिंग फीस है। ठीक। दुनिया जहान योगा का अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।